गुड मॉर्निंग इंडिया, शुभ प्रभात। स्वागत है आपका हमारे मॉर्निंग स्पेशल बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ शिवम दत्त मेहता और हमारे इस खास बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे देश दुनिया की तमाम अहम खबरें, वो भी बिल्कुल अलग अंदाज में। बड़ी और अहम खबरों के साथ हम आपको बताएंगे देश का मूड क्या है, आम आदमी के लिए जरूरी बातें भी आपको बताएंगे। इसके अलावा गुड मॉर्निंग इंडिया में आप देखेंगे सोच की बात, जहां हम बताएंगे वो खबर जो सबसे ज्यादा चर्चा में है, जो देश में बहस का मुद्दा बनी हुई है, और बात होगी दुनिया की, जहां हम आपको दिखाएंगे दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। तो चलिए शुरू करते हैं अपना खास बुलेटिन, यानी कि गुड मॉर्निंग इंडिया। चलिए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। बताते हैं आपको कि आज कौन सी खबरों पर नजर रहने वाली है, तो कौन सी वो 4 खबरें महत्वपूर्ण खबरें होंगी, आपको उससे रूबरू हम कराने वाले हैं। चलिए आपको बताते हैं कौन सी वो खबरें रहने वाली हैं। जी हां, बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे संसद के शीतकालीन सत्र के बारे में। जी हां, संसद के शीतकालीन सत्र का आज दूसरा दिन है। विपक्ष ने आज भी संसद के गेट पर प्रदर्शन करने का ऐलान कर रखा है। विपक्षी दलों की मांग है कि एसआईआर पर चर्चा कराई जाए, ये जरूरी है। यानी विपक्ष अड़ा हुआ है, चर्चा चाहता है, चर्चा की मांग की जा रही है, और विपक्ष हंगामा ना करे ऐसा हो नहीं सकता। और आज भी जो है कार्रवाई जो है वो हंगामेदार होने वाली है, उस पर नजर बनी रहेगी। क्या कुछ अपडेट कल हुआ था उसको लेकर और आज क्या होने वाला है, ये मुख्य खबर है, इस पर नजर बना के रखेंगे। आपको विस्तार से जानकारी भी देंगे कि विपक्ष क्या करने वाला है और जो मौजूदा सरकार है उसकी तरफ से क्या दलीलें दी जाती है, कौन से मुद्दे उठने वाले हैं। दूसरी खबर बहुत महत्वपूर्ण है। जी हां, दूसरी खबर में बात करेंगे उत्तर प्रदेश की, जहां आज सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक होने वाली है, बेहद महत्वपूर्ण है। इस बैठक में करीब 20 प्रस्तावों पर, जी हां 20 प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। इसको लेकर क्या अपडेट है, कौन से वो प्रस्ताव हो सकते हैं, कौन से वो मुद्दे हो सकते हैं जो बेहद जरूरी हैं उत्तर प्रदेश के लिए, देश के लिए, उससे भी आपको रूबरू कराएंगे, अवगत कराएंगे, उसके बारे में जानकारी आपके साथ साझा करेंगे, एक्सपर्ट एनालिसिस के साथ आपको अपडेट करेंगे। ये दूसरी खबर रही। फिर बात करेंगे तीसरी खबर की। तीसरी खबर में बात कश्मीर की जरूरी है, जहां पर एनआईए का सबसे बड़ा ऑपरेशन जारी है। एनआईए ने सोमवार को व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल के सिलसिले में बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। एनआईए ने जम्मू कश्मीर के पुलवामा, शोपियां और कुलगाम जिलों में कई ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी की है। याद करिए, दिल्ली में लाल किले के बाहर हुए कार धमाके की जांच कर रही एनआईए का ये पहला बड़ा ऑपरेशन है, और जब से धमाका हुआ है देश के हर कोने में हमारे जो सुरक्षा बल के जवान हैं, हमारी जो एजेंसीज हैं, वो ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही है। और जम्मू कश्मीर से क्योंकि इसका लिंक निकला था, इसलिए वहां पर ताबड़तोड़ छापेमारी की कार्रवाई जारी है। चाहे वहां की जम्मू कश्मीर की पुलिस हो, हमारे सेना के वीर जवान हो, सीआरपीएफ हो, बीएसएफ हो, हर कोई लगा हुआ है छापेमारी करने में। या तो आतंकियों को ढूंढा निकाला जा रहा है, और या फिर कनेक्शन को एस्टैब्लिश किया जा रहा है, समझा जा रहा है, उसके तार खंगाले जा रहे हैं। तो एनआईए का ये पहला बड़ा ऑपरेशन, इस पर भी नजर बनी रहेगी। एक्सपर्ट एनालिसिस के साथ आपको मौजूदा ग्राउंड पर सिचुएशन क्या है वो हमारे रिपोर्टर संवाददाता भी आकर बताएंगे। और चौथी और महत्वपूर्ण, आखिरी लेकिन महत्वपूर्ण खबर यह है कि भारत में घुसपैठ की नई साजिश की बात की जाएगी। जी हां, पाकिस्तान की तरफ से लॉन्चिंग पैड पर 100 से 200 आतंकी घुसपैठ करने की फिराक में तैयार हैं। पाकिस्तान को आदत है, मारो इसको जितना मारो, इनके पास और आतंकी तैयार हो जाते हैं, इनके पास और सेना तैयार हो जाती है आतंकियों की। अब एलओसी पर सक्रिय सभी 69 लॉन्चिंग पैड्स पर बीएसएफ कड़ी नजर रख रहा है। आतंकवादियों के ट्रेनिंग कैंप भी हमारी इंटेलिजेंस विंग की जांच के दायरे में है। तो ये 4 महत्वपूर्ण खबरें रहने वाली है, जिनके बारे में चर्चा करेंगे। चलिए, ये मैंने आपको 4 खबरें बताई, अब आगे बढ़ते हैं, रुक करते हैं पहली और महत्वपूर्ण खबर का। देखिए, संसद के शीतकालीन सत्र का आज दूसरा दिन है। सत्र के पहले दिन दोनों सदनों में एसआईआर और वोट चोरी के आरोप के मुद्दे पर विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। विपक्ष हर बार की तरह हंगामा करता आ रहा है और आगे भी करेगा, यानी आज भी हंगामा हो सकता है। विपक्ष ने आज भी संसद के गेट पर प्रदर्शन करने का ऐलान कर दिया है। यानी प्रदर्शन की राजनीति की शुरुआत जो है उसने ठान लिया है विपक्ष ने कि हम ये प्रदर्शन की राजनीति ही करेंगे, चाहे वहां पर आप अंदर भी अपनी बात को रख सकते हैं। विपक्षी दलों की मांग है कि एसआईआर पर चर्चा कराई जाए।
एसआईआर पर चर्चा की मांग लगातार इनकी तरफ से की जा रही, और भी कई मुद्दों पर इनकी तरफ से चर्चा की मांग की जा रही है। एसआईआर को लेकर खासा विरोध आपने देखा शुरुआती दौर से। विपक्ष ने एसआईआर के मुद्दे पर ईसी को ही घेरना आरंभ कर दिया था, चालू कर दिया था। अब संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने राज्यसभा में कल बताया था कि सरकार एसआईआर और चुनावी सुधारों पर चर्चा के लिए तैयार है। विपक्ष से अपील है कि वो इस पर कोई समय सीमा जो है वो ना थोपे, यानी कि भाई आप इसको टाइम बाउंड करना चाहते हैं तो टाइम बाउंड इसको ना किया जाए। हम तैयार हैं, हम चर्चा करेंगे, चुनावी सुधारों पर भी चर्चा के लिए जो सरकार है वो तैयार है। तो आप ये समझिए कि जब सरकार तैयार है, यानी कि मौजूदा सरकार तैयार है, विपक्ष फिर भी हंगामा कर रहा है। चलिए आगे और बताता हूं क्या कुछ खास रहा। पहले दिन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में 3 बिल पेश किए। महत्वपूर्ण है आपके लिए जानना कौन कौन से वो बिल रहेंगे या बिल हुए। 3 बिलों में, जिसमें से मणिपुर गुड्स एंड सर्विस टैक्स बिल जो है, दूसरा संशोधन विधेयक 2025 बिल पास हुआ है। ये महत्वपूर्ण है। वहीं सदन की कार्रवाई से पहले पीएम मोदी ने संसद के बाहर मीडिया से कहा, यह सत्र पराजय की हताशा या विजय के अहंकार का मैदान नहीं बनना चाहिए। यानी विपक्ष पर निशाना साधते हुए यहां पर प्रधानमंत्री नजर आए, लेकिन एक अलग अंदाज में कि भाई आप अपनी हार को इतना लेकर आगे ना चलें, उससे इतना हताश ना हो, निराश ना हो। यह सत्र पराजय की हताशा या विजय के अहंकार का मैदान नहीं बनना चाहिए। नई पीढ़ी के सदस्यों को अनुभव का लाभ मिलना चाहिए। तो नई पीढ़ी की बात भी की, नए सदस्यों की बात की। यहां ड्रामा नहीं, डिलीवरी होनी चाहिए, यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा। यहां जोर नीति पर होना चाहिए, नारों पर नहीं। तो नारों का मुद्दा भी विपक्ष ने कैसे उठाया था वो भी आपको मैं आगे अवगत करूंगा, बताऊंगा विस्तार से। एक्सपर्ट एनालिसिस और हमारे संवाददाता भी आपसे जानकारी साझा करेंगे। अब जानकारी के मुताबिक वंदे मातरम, जी हां गौर से सुनिएगा, वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर सरकार सदन में वंदे मातरम पर 10 घंटे चर्चा करा सकती है। 10 घंटे के लिए वंदे मातरम पर यह बहस गुरुवार शुक्रवार को हो सकती है। पीएम मोदी खुद इसमें हिस्सा ले सकते हैं। अब इसमें बैकग्राउंड क्या है? बैकग्राउंड यह है कि विपक्ष ने एक आरोप लगाया कि आपने वंदे मातरम पर बैन लगवा दिया, वो भी अगर संसद की बात की जाए। लेकिन उसके तर्क अलग थे, वो कानून अलग थे। वो कानून पहले से थे नारों को लेकर कि आप संसद के अंदर कोई भी नारा नहीं दे सकते, और उन नारों में आप ये तमाम नारों में वंदे मातरम का भी जिक्र किया। अब इसको विपक्ष ने लपक लिया, पकड़ लिया, और विपक्ष अब छोड़ने का नाम नहीं ले रहा। लेकिन सरकार की तरफ से कहा गया कि इस पर 10 घंटे चर्चा के लिए तैयार है। अब लोकसभा के शीतकालीन सत्र से पहले पीएम मोदी ने विपक्ष के नेताओं को हार की निराशा से बाहर आने की सलाह दी। पीएम मोदी ने कहा, जो कोई भी ड्रामा करना चाहता है वो कर सकता है। यहां ड्रामा नहीं बल्कि डिलीवरी होनी चाहिए, नारों पर नहीं, पॉलिसी पर जोर होना चाहिए। उन्होंने कहा कि यह सत्र देश की प्रगति के लिए है, इसे हार की भड़ास निकालने का जरिया नहीं बनाया जाना चाहिए। अब शीतकालीन सत्र की शुरुआत से पहले संसद भवन में पीएम मोदी ने कहा कि यह सत्र राष्ट्र को प्रगति की ओर ले जाने के प्रयासों में ऊर्जा भरने का काम करेगा। भारत ने लोकतंत्र को जिया है, समय समय पर लोकतंत्र को ऐसे प्रकट किया है कि लोकतंत्र के प्रति विश्वास और मजबूत होगा। बिहार चुनाव में भी मतदान का प्रतिशत लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है। तो देखिए, अब संसद के शीतकालीन सत्र के पहले दिन ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में सेंट्रल एक्साइज संशोधन बिल 2025 पेश किया था। और जानकारी के लिए रुक करते हैं न्यूज रूम से, हमारी सहयोगी दृष्टि जुड़ चुकी है। आज क्या कुछ खास रहने वाला है? अब कल का भी अपडेट लेंगे, आज के बारे में भी जानेंगे। दृष्टि, कल का दिन भी खास था, हंगामेदार कल भी था, आज भी होने वाला है, और काफी महत्वपूर्ण चर्चाओं के लिए सरकार तो तैयार है, लेकिन विपक्ष कह रही नहीं हमें चर्चा एसआईआर पर चाहिए, वंदे मातरम पर चाहिए। तो क्या कुछ दलीलें दोनों तरफ से दी जा रही हैं, और आज क्या खास होने वाला है? देखिए, बिल्कुल संसद का जो पहला दिन था बहुत ही खास था, क्योंकि पहले दिन एक तरीके से कह सकते हैं सीपी राधाकृष्णन का पहला दिन था। उनको भी प्रधानमंत्री ने बधाई दी। साथ ही उन्होंने विपक्ष से ये भी कहा कि प्रोग्रेसिव होकर के आगे बढ़े, नेगेटिविटी सही नहीं है, क्योंकि ये सत्र जो है वो लोगों के अपने लिए है। उनकी समस्याओं को उनके प्रतिनिधि ला करके यहाँ रखते हैं, उस पर हम चर्चा करते हैं, इसके लिए सत्र होता है, ना कि हंगामे के लिए। इस पर विपक्ष ने भी तीखी प्रतिक्रिया दी। तो देखिए, कल अब 13 जो बिल है वो पूरे सत्र में पास होने हैं। सबसे छोटा सत्र है 15 दिन का। तो कल ये रहा कि एसआईआर पर लगातार हंगामा होता रहा। लोकसभा 2 बार एडजर्न हुई।
ऐसे में भी विपक्ष लगातार ये मांग कर रहा है कि देखिए बीएलओ जिस तरीके से सुसाइड कर रहे हैं, जिस तरीके से प्रेशर बनाया हुआ है, उसको लेकर के आप इस पर बात करें, चर्चा करें, लेकिन एकदम से सरकार के लिए इस पर चर्चा करना अभी संभव नहीं है। उनका ये कहना है कि सांसद इस पर अभी चर्चा नहीं कर सकते। साथ ही वंदे मातरम को लेकर के भी लगातार चर्चा की मांग विपक्ष कर रहा है, तो इसके लिए सरकार चर्चा करने को तैयार है। तो ये चर्चा शायद 2 या 3 दिन बाद हो सकती है, जब खुद इसमें प्रधानमंत्री हिस्सा लेंगे, तो इसमें कह सकते हैं। लेकिन कल मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी जिस तरीके से बात की सीपी राधाकृष्णन को कह करके कि आप दोनों पक्षों को बराबर साध के चलेंगे तो देखिए शांति बनी रहेगी, लेकिन जहां आपने एक तरफ का झुकाव किया वहीं पर अशांति की चीजें देखने को मिलेंगी। तो कई सारी ऐसी बातें हुई। बिल्कुल बिल्कुल जी, हाँ बिल्कुल। दृष्टि, तो आज का दिन कैसा रहने वाला है? आज का दिन भी क्या हंगामेदार होने वाला है? विपक्ष ने पहले ही मतलब एक तरीके से प्रोटेस्ट का ऐलान जो है वो कर दिया है कि बाहर ही वो ऐलान कर दिया, विरोध करेंगे, क्या कुछ करेंगे। यानी क्या विपक्ष नहीं चाहता कि कार्रवाई ठीक से चले? ये तो शुरुआती दौर में जो बैठकें हुई थी सभी दलों ने हामी भरी थी कि अच्छे से कार्रवाई होगी, वो भी हमने प्रतिक्रियाएं सुनी थी, लेकिन अब क्या बदलाव होता जा रहा है? विपक्ष सेम उसी पैटर्न पर आगे बढ़ रहा है क्या? देखिए बिल्कुल, देखिए विपक्ष ये चाहता है, विपक्ष ने खुद कहा है, जितनी भी प्रियंका गांधी हैं उन्होंने भी कहा है, रेणुका चौधरी हैं, जयराम रमेश हैं, इसके अलावा अगर बीजेडी से बात करें और डेरेक ओब्रायन की बात करें, टीएमसी, हर पार्टी ये चाहती है कि चर्चा हो, लेकिन वो ये चाहते हैं कि एक चर्चा हो जिसपे सरकार के आमने सामने बैठ करके बात हो सके। जैसे कि इस समय दिल्ली पोल्यूशन का बहुत बड़ा मामला है, बीएलओ की सुसाइड का मामला है, पूरा एसआईआर का मामला है, क्योंकि जिस तरीके से कम समय में 4 से 5 महीने के समय में अच्छे से प्रक्रिया होनी चाहिए थी, ऐसा विपक्ष का कहना है, जो कि वो जल्दी करा रहे हैं। ऐसे में वो चाहते हैं कि चर्चा हो, तो जब तक चर्चा नहीं होगी तब तक वो बैठेंगे नहीं। तो मुझे लगता है कि आज का दिन भी एसआईआर की भेंट चढ़ने वाला है। जिस तरीके से हंगामेदार कल रहा राज्यसभा में, हो सकता है कि चर्चा लंबी रहे। कल भी इस हंगामे के बीच में 2 बिल पास हुए हैं सेस को लेकर के, विधेयक को लेकर के, तो धीरे धीरे ये भी बिल आज पास हो सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद दृष्टि, विस्तार से हमारे साथ दृष्टि जुड़ी और उन्होंने विस्तार से जानकारी भी हमारे साथ साझा करी। अब आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आज प्रदेश कैबिनेट की बैठक है। इसे लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इस बैठक में करीब 20 प्रस्ताव कैबिनेट के समक्ष रखे जाएंगे। बताया जा रहा है कि सुबह 11 बजे यह बैठक शुरू होगी। सीएम योगी की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में औद्योगिक विकास, वित्त, पर्यटन, खेलकूद, स्टाम्प सहित अन्य विभाग के प्रस्ताव कैबिनेट के समक्ष रखे जाएंगे। इनमें प्रयागराज में उप निबंधक कार्यालय के लिए जमीन संबंधी प्रस्ताव भी शामिल है। माना जा रहा है कि इस दौरान पंचायतों में आरक्षण के लिए समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन के प्रस्ताव को भी मंजूरी मिल सकती है, तो यह भी महत्वपूर्ण होगा। इसी आयोग की देखरेख में वार्डों व सीटों का आरक्षण तय होगा, यह भी महत्वपूर्ण है। सीएम योगी की इस बैठक में अवैध प्रवासियों को लेकर कैबिनेट में प्रस्ताव पेश किया जा सकता है। धान क्रय को लेकर सरकार महत्वपूर्ण निर्णय ले सकती है। प्रशासनिक सुधार को लेकर प्रस्ताव पेश किया जा सकता है। इसके साथ महिलाओं, युवाओं को लेकर भी प्रस्ताव पेश किए जा सकते हैं। बताया जा रहा है कि इस दौरान विधानसभा शीतकालीन सत्र को लेकर कैबिनेट बैठक पर भी चर्चा होगी। तो आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है और इस पर चर्चाओं का दौर जो है वो भी चलेगा। जो महत्वपूर्ण था हमने आपको विस्तार से उसके बारे में भी समझाया और इसी पर और जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अभिषेक पंडित जुड़ चुके हैं। अभिषेक का रुख करते हैं। अभिषेक, आज क्या कुछ खास रहने वाला है? 20 प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है, ये बात सामने आ रही है। ये आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आज 11 बजे समीक्षा बैठक होगी और बैठक में जो महत्वपूर्ण जो मुद्दे हैं, 20 मुद्दे हैं, उन्हें रखा जाएगा। और सूत्रों के मुताबिक ये भी बताया जा रहा है कि जो 20 मुद्दे हैं उन सभी मुद्दों पर मोहर लग सकती है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जो योगी आदित्यनाथ 11 बजे बैठक करेंगे, बैठक में अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। चर्चा होने के बाद जो 20 जो बड़े मुद्दे हैं उन पर मोहर लगने की भी संभावना जताई जा रही है। आपको बता दें कि इसमें जो हरी झंडी मिल सकती है, जैसे अयोध्या में भव्य राम मंदिर संग्रहालय, प्रदेश में अस्पतालों के विकास में निजी निवेश की प्रोत्साहन के लिए सरकारी सहायता नीति पर भी ध्यान दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेता सीधी भर्ती नियमावली 2022 में संशोधन सहित औद्योगिक विकास, वित्त, पर्यटन, खेलकूद, स्टाम्प सहित अन्य प्रस्तावों को मंजूरी मिलने की भी संभावना है। और यह भी कहा जा रहा है कि यूपी में विधानसभा सत्र 15 दिसंबर के बाद, यूपी में विधानमंडल का शीतकालीन सत्र 15 दिसंबर के बाद आहूत किया जाएगा। उत्तर प्रदेश सूत्रों के मुताबिक शीतकालीन सत्र 4 से 5 दिन का रहेगा। इस दौरान सरकार अपनी उपलब्धियां भी रखेगी, कई महत्वपूर्ण कानूनों पर भी चर्चा की जाएगी और उसमें
ऐसा बताया जा रहा यानी है कि आज सूत्रों का के दिन अनुसार जो कि है 15 अभिषेक वो महत्वपूर्ण होने वाला है। बेहद आपने विस्तार से जानकारी भी साझा करी, कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रस्ताव होंगे उनके बारे में भी आपने बताया। बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक आपका विस्तार से जानकारी देने के लिए। अब आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का भी रुख करना बेहद महत्वपूर्ण है। मुद्दा दिल्ली आतंकी धमाके से जुड़ा हुआ है। देखिए, दिल्ली में हुए आतंकी धमाके के सिलसिले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि एनआईए ने कश्मीर घाटी के कांजी गुंड समेत कई हिस्सों में बड़े पैमाने पर छापेमारी की है। दिल्ली ब्लास्ट के आरोपी डॉक्टर आदिल, डॉक्टर मुजफ्फर और आरोपी जसिफ आसिफ यानी उस इलाके के जहां रेड चल रही है उसी इलाके पर काजीगुंड में डॉक्टर आदिल और जासिर बिलाल के घर, शोपियां में मौलवी इरफान के घर, पुलवामा के कोयल में डॉक्टर मुजम्मिल के घर और सांबूरा पुलवामा में आमिर राशिद के घर की तलाशी जो है वो ली गई। इन सभी स्थानों की पहले जम्मू कश्मीर पुलिस और एसआईए द्वारा भी तलाशी ली जा चुकी है, जो जैश के अंतर्राज्यीय व्हाइट कॉलर मॉड्यूल की साजिश की जांच कर रहे हैं। ये बड़ा एक्शन तब आया जब हाल ही में एक अंतर्राज्यीय व्हाइट कॉलर आतंकी मॉड्यूल का पर्दाफाश हुआ था। इस मॉड्यूल से जुड़े लोगों के पास से मुख्य रूप से हरियाणा के फरीदाबाद से अमोनियम नाइट्रेट सहित लगभग 3000 किलोग्राम विस्फोटक बरामद किया गया था। इससे पहले दिल्ली में 10 नवंबर को हुए धमाके और व्हाइट कॉलर मॉड्यूल से जुड़े हथियारों की बरामदगी के मद्देनजर पुलिस ने पिछले हफ्ते सोमवार को जम्मू और कश्मीर के पुलवामा और श्रीनगर जिलों में अस्पतालों के लॉकरों का औचक निरीक्षण किया था। एनआईए की यह ताजा कार्रवाई घाटी में सक्रिय आतंकवादी तत्वों के नेटवर्क को ध्वस्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। तो लगातार ताबड़तोड़ जो छापेमारियों का दौर जो है वो भी जारी है और आतंकियों पर नकेल कसने का प्रयास जो है वो किया जा रहा है। कनेक्शन जहां से भी निकलेगा, चाहे ओवरग्राउंड वर्कर्स यहां पर हो, उनके खुफिया लोग यहां पर मौजूद हों या फिर जिन पर शक हो, जिनका आपराधिक रिकॉर्ड हो, आतंकी रिकॉर्ड हो, हर किसी की जांच पड़ताल की जा रही है और पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि आतंक की जड़ें कितनी गहरी हैं, कहां तक पहुंची है और उन्हीं जड़ों को काटने का काम हमारी सुरक्षा बल के जवान करते हैं, हमारी एजेंसियां करती हैं। और दिल्ली बम धमाके के बाद से इसको बढ़ा दिया गया है और ज्यादा तीव्र कर दिया है जांच की प्रक्रिया को। और आप इसमें देख सकते हैं ताबड़तोड़ छापेमारी का दौर किस कदर जारी है। एनआईए की ये ताजा कार्रवाई घाटी में सक्रिय आतंकवादी तत्वों के नेटवर्क को ध्वस्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस पर और जानकारी के लिए चलिए रुक करते हैं अपने सहयोगी नासिर खान का। श्रीनगर से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। नासिर, क्या कुछ अपडेट है और किस तरीके की छापेमारी की जा रही है और कौन से ऐसे लोग हैं जो शक के घेरे में अभी भी हैं और उनकी बार बार जांच करना बेहद जरूरी है? नासिर, 6 बजे के करीब जो है एनआईए की रेड साउथ दक्षिणी कश्मीर के अलग अलग इलाकों में देखने को मिली। चाहे हम कुलगाम की बात करें, शोपियां की बात करें, पुलवामा की बात करें, जहां पे व्हाइट मॉड्यूल टेररिस्ट जो रहते थे, चाहे डॉक्टर उमर की बात करें, इरफान मौलवी की बात करें, अदिल की बात करें, मुजम्मिल की बात करें, तो कम से कम वो रेड जो है 10 घंटे चली। 10 घंटे जो है पूछताछ उनके घर वालों से हुई, उनके प्रियोजन से हुई, उनके दोस्तों के साथ हुई और उनके घर को ऐसे खंगाला गया कल के वहां से कुछ ऐसे दस्तावेज, कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, गैजेट्स, डायरीज ऐसे प्रोवाइड किए गए जिससे साफ लगता है कि इनके लिंक पहले से ही जैश मोहम्मद जैसे आतंकी संगठन के साथ थे। स्पेशली डॉक्टर मुजम्मिल के हवाले से अगर बात करें, डॉक्टर मुजम्मिल के घर पे करीबन 10 घंटे एनआईए की रेड चली और उसके साथ साथ उनके घर वालों से भी पूछताछ की गई और उनके जो वर्कर्स है या उनके जो वहां पे फ्रेंड सर्कल था कश्मीर घाटी में, उनका कमरा जो था उसको खंगाला गया। वहां से कहीं ना कहीं ऐसे दस्तावेज बरामद हुए, ऐसे गैजेट्स बरामद हुए जिससे साफ लगा कि ये पहले से ही जैश मोहम्मद जैसे आतंकी संगठन के साथ जुड़े हुए थे। उसके साथ हमने देखा कि जम्मू कश्मीर में कोना कोना खंगाला जा रहा है, स्पेशली कश्मीर घाटी में कोना कोना खंगाला जा रहा है, किसी भी कोने को बख्शा नहीं जा रहा है। चाहे ओजीडब्ल्यूज की बात करें या उन आतंकवादियों की बात करें जिनका रिकॉर्ड है, या स्पेशली उन एरियाज की बात करेंगे जो पहले ही 90 में सक्रिय हुए हैं, जो अभी पाकिस्तान में अपना नेटवर्क संभाल रहे हैं, उनके घर वालों के अगर वो कोना कोना खंगाला जा रहा है कि आने वाले समय में ऐसे स्लीपर सेल। ठीक है, यानी कार्रवाई जो है बदस्तूर जारी है। बहुत बहुत शुक्रिया नासिर विस्तार से जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। अब आगे बढ़ते अगली खबर महत्वपूर्ण है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान गुलाम जम्मू कश्मीर में कई आतंकी ठिकानों को नष्ट किए जाने के बावजूद नियंत्रण रेखा एलओसी के पार कुछ आतंकी लॉन्च पैड अब भी सक्रिय हैं। बीएसएफ कश्मीर के आईजी ने बताया कि मौजूदा समय में गुलाम जम्मू कश्मीर में नियंत्रण रेखा के साथ सटे इलाकों में आतंकियों के 69 लॉन्चिंग पैड जो हैं वो सक्रिय हैं और लगभग 120 आतंकी कश्मीर घाटी में घुसपैठ के लिए मौके की तलाश में हैं। लेकिन सीमा सुरक्षा बल उन्हें एलओसी पर ही मार गिराने और दुश्मन की किसी भी चुनौती से निपटने में पूरी तरह समर्थ है।
पाकिस्तानी सेना और आतंकी संगठनों की गतिविधियों के बारे में पूछे गए सवाल के जवाब में उन्होंने बताया कि लगभग 120 आतंकी घुसपैठ के लिए उचित मौके की तलाश में बैठे हुए हैं। समय के मुताबिक आतंकियों ने भी घुसपैठ का तौर तरीका और रास्ते जो है वो बदल लिए हैं। उसी आधार पर हमने भी अपनी रणनीति में व्यापक बदलाव किए हैं। उन्होंने नार्को टेरर को एक बड़ी चुनौती बताते हुए कहा कि इसके जरिए न सिर्फ कश्मीरी युवाओं को निशाना बना उन्हें बर्बाद किया जा रहा है, बल्कि आतंकियों अलगाववादियों की वित्तीय मदद भी की जा रही है। यानी कि टेरर, नार्को टेरर कनेक्शन के बारे में भी यहां पर जो है बात सामने आई है। लेकिन लॉन्चिंग पैड्स तैयार हैं सीमा के उस पार, हालांकि जमीन तो वो भी हमारी है। इस पर और जानकारी के लिए रुख करते हैं हमारे सहयोगी रमन सैनी का। रमन, खबरें फिर से आ रही हैं, नार्को टेरर का एंगल भी यहां पर फिर से जो है सामने रखा गया है, लेकिन मुख्य बात यह है कि आतंकी तैयार बैठे हैं 100 से ज्यादा। लेकिन अपडेट क्या है वो आप बताइए। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर अगर हम देखें तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद एक बार फिर बड़े पैमाने पर आतंकियों की घुसपैठ करवाने की कोशिश पाकिस्तान की आईएसआई और पाकिस्तान की सेना जो है वो कर रही है, जिसमें जैश ए मोहम्मद, लश्कर तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकी संगठन मौजूद हैं। कल बीएसएफ के जो आईजी हैं कश्मीर फ्रंटियर के अशोक यादव, जब उनसे बातचीत हो रही थी तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि देखिए करीबन 69 लॉन्च पैड जो हैं वो नॉर्थ ऑफ पीर पंचाल यानी कि उड़ी से लेकर और जो गुरेज सेक्टर जो पड़ता है वहां पर 69 लॉन्च पैड दोबारा से रीएक्टिवेट हो गए हैं। जम्मू की भी बात करें तो जम्मू में भी जब हमने आईजी जम्मू फ्रंटियर से बात की थी तो उन्होंने कहा था कि यहां पर 72 लॉन्च पैड एक्टिवेट हुए हैं, जिसमें से 12 लॉन्च पैड जो हैं वो इंटरनेशनल बॉर्डर के अगेंस्ट जो हैं वो सामने वाले इलाके में, और 61 लॉन्चिंग पैड जो हैं वो लाइन ऑफ कंट्रोल जो राजौरी, अखनूर से लेकर और पुंछ के बीच में साउथ ऑफ पीर पंचाल का इलाका पड़ता है। करीबन 120 से ज्यादा आतंकी जो हैं वो जो ट्रेनिंग लेकर इन लॉन्च पैड पर आकर तैयार बैठे हुए हैं। एक चीज जरूर ये देखी गई कि पिछली बार ऑपरेशन सिंदूर से पहले ये लॉन्च पैड जो हैं वो बेहद नजदीक लाइन ऑफ कंट्रोल के बने हुआ करते थे, या फिर जो पाकिस्तानी आर्मी के बंकर हुआ करते थे उन्हीं को ऐसे लॉन्च पैड ये आतंकी जो है वो इस्तेमाल करते थे। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद इन्होंने थोड़ा सा डीप इनसाइड यानी कि जो लाइन ऑफ कंट्रोल से जहां सीधी नजर भारतीय सेना की ना पहुंचे वहां पर ये अब लॉन्च पैड को तैयार किया है। नार्को टेररिज्म की जहां तक बात करें तो लगातार पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए और तमाम वो तरीके जिनसे वो स्मगलिंग करते हैं उनसे नार्को टेररिज्म यानी कि नशे की खेप को जम्मू कश्मीर में भेजने की कोशिश लगातार की जा रही है। वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा से भी हो रहा है, वो पंजाब के बॉर्डर से भी हो रहा है, और साथ साथ में जो लाइन ऑफ कंट्रोल का इलाका है वहां से भी लगातार ये कोशिशें हो रही है। और नार्को टेररिज्म से जो पैसा आता है उसको सीधे तौर पर जम्मू कश्मीर के अंदर आतंकवाद को और उसका बढ़ावा देने के लिए उसका इस्तेमाल होता है। तो तमाम तरीके की कोशिशें जो हैं वो हो रही हैं, और ये समय जो है जो नवंबर दिसंबर का समय है ये सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है घुसपैठ के लिए, इसलिए भी क्योंकि इसके बाद बर्फबारी बहुत ज्यादा हैवी हो जाती है और ऐसे में लाइन ऑफ कंट्रोल से घुसपैठ करना बेहद ज्यादा मुश्किल हो जाता है। ये मुफीद समय होता है उनके लिए, आतंकियों के लिए, यानी मौके और मौसम का फायदा उठाते हुए, ये बिल्कुल रमन, मौके और मौसम का फायदा उठाते हुए आतंकी प्रयास करेंगे यहां पर घुसने का, लेकिन उनका टिकट कटेगा। हमारी सेना के जवान जो हैं वो उनका टिकट काटेंगे, उनको जहन्नुम पहुंचाया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया रमन, विस्तार से जानकारी साझा करने के लिए। रमन हमारे साथ जुड़े और उन्होंने इस खबर पर अपडेट भी दिया।